नमस्कार, मॉम्स प्रेसो के टॉक शो बातें कहीं अनकही के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले माह से महिलाओं व पेरेंटिंग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस टॉक शो की शुरुआत की गई। उसी कड़ी में हमने आज का ये टॉक शो प्लान किया है जिसका विषय है एलजीबीटी समानता है जरूरी। हमारे देश में समानता का अधिकार तो मिला है लेकिन आज भी एलजीबीटी समुदाय समानता की लड़ाई लड़ रहा है। समाज में एलजीबीटी समुदाय एक ऐसा मुद्दा है जिसको जानना तो सभी चाहते हैं लेकिन बात दबी जुबान में करते हैं। आज भी एलजीबीटी को समानता का वह स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं। तो इस शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ 3 मेहमान हैं। एक-एक करके मैं आपको तीनों मेहमानों से मिलाती हूँ। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हितेन का। हितेन, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका हमारे इस लाइव में। नमस्कार आप सभी को। थैंक यू। हितेन जेंडर फ्लूइड परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर और फैशन एजुकेटर हैं। तो हम अपने दूसरे मेहमान का स्वागत करते हैं धनंजय का। धनंजय, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। नमस्कार सभी को। आपका सभी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, बताना चाहूँगी कि धनंजय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के फर्स्ट ट्रांसजेंडर एवं सक्षम प्राकृतिक वेलफेयर सोसाइटी के प्रेज़िडेंट भी हैं। हमारी तीसरी गेस्ट हैं डॉक्टर श्वेता। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं। Namaskar. Thank you so much for having me again on your stage and happy to share this stage with all wonderful people. जी, तो डॉक्टर श्वेता एनसीआर में कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ-साथ मनसा ग्लोबल फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ की फाउंडर भी हैं और जो कि आज हमें बताएँगी कि किस तरह से मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारे साथ व्यूअर्स भी जुड़ चुके हैं। व्यूअर्स, आपके भी जो सवाल हैं हमारे गेस्ट से, किसी से आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सबसे पहले मैं धनंजय से शुरुआत करना चाहूँगी। धनंजय, आप सबसे पहले हमें बताइए कि किस तरह से आपको अपने बारे में पता चला और क्या-क्या चुनौतियाँ, चैलेंजेस कहूँगी कि आपको उठानी पड़ी या फिर पेरेंट्स का सहयोग अगर हम बात करें तो? सभी का सबसे पहले तो स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब के साथ मैं भी मंच शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दूँ। एलजीबीटी जो सेक्सुअलिटी और जेंडर के बारे में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। बहुत सारे लोगों को इन दोनों की जो चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि जी। सेक्सुअलिटी क्या है, जेंडर क्या है, दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को एक ही घड़े में डालकर सभी को एक जैसा मानना लग जाता है कि सभी हिजड़े हो जाते हैं, सभी किन्नर हो जाते हैं, सभी ट्रांसजेंडर हैं, सभी गे लोगों को भी ऐसे ही मान लेते हैं। तो हुँ, हुँ। एल मतलब एलजीबीटी और ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, बहुत बड़ा एक अथाह सागर की तरह है। जी। इसमें सेक्सुअलिटी की कोई गिनती नहीं है। तो एल जो है लेस्बियन को कहा जाता है जो एक महिला दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होती है। गे एक पुरुष दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं और बी जो है बाइसेक्सुअल वो किसी भी दोनों जेंडर मेल और फीमेल किसी भी जेंडर की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। हुँ, हुँ। ट्रांसजेंडर जो है वो एक आइडेंटिटी है। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो एक शरीर में पैदा होकर अपने आप को दूसरे जेंडर में मानते हैं। हुँ, हुँ। वो ये समझते हैं कि हम किसी गलत शरीर में ट्रैप हो गए हैं। हुँ, हुँ। उदाहरण के तौर पे कोई एक पुरुष के शरीर में पैदा होने वाला इंसान ये मानता है कि ये मान सकता है कि वो एक औरत है और एक औरत वाले शरीर में पैदा होने वाला इंसान ये मान सकता है कि वो पुरुष है। उनकी आइडेंटिटी वो बचपन से ये 3 या 5 साल के एज में जब हमें जेंडर का कंफर्म होना शुरू होता है, जब हमारा जो शारीरिक विकास होता है, मस्तिष्क का भी हम अपने जेंडर को समझने लग जाते हैं, तब ये समझ आना लगना शुरू हो जाता है कि हम महिला हैं या पुरुष हैं। हुँ, हुँ। सेक्स मतलब बायोलॉजिकल असाइन्ड बॉडी होती है। जब हम इस दुनिया में आते हैं योनि से, तो सब कोई भी बच्चा ये बोल के तो नहीं आता कि मैं लड़का आ गया हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का आ गया हूँ, मैं लड़की हूँ। वो एक जस्ट एक शरीर लेकर बाहर आते हैं और समाज जो बाहर जो लोग होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे दाई हो, माँ बाप है, उसका जेंडर मतलब उसका जेंडर निर्धारित कर देते हैं कि लड़का है या लड़की है
और कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो इंटरसेक्स होते हैं, जिनका जेंडर निर्धारित करने में तकलीफ, मतलब परेशानी आती कि ये इनका अंडरवियर में तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मेल है फीमेल है, उनको इंटरसेक्स कहा जाता है। ये रही आइडेंटिटी, ये सामाजिक पहचान है। जी 3 से 5 साल के एज में सभी बच्चे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या ट्रांसजेंडर हो, इंटरसेक्स हो, कोई भी हो, वो अपने आप रिकन्फर्म करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं। जो हमें समाज ने बोला है कि मैं लड़का हूँ, सचमुच में लड़का ही है, जी मैं लड़की हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामाजिक पहचान होती है, जो समाज ने उनको पहचान दी होती है, उसको मानने से इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैं वो नहीं हूं जो आप कह रहे हो, मैं इसके उलट हूं। क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल सेक्स और बायोलॉजिकल सेक्स दोनों मिसमैच हो जाते हैं, दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये नकली लोग हैं। तो कोई इंसान, कोई दिमाग तो नहीं खराब होता है कि एक फर्स्ट जेंडर में पैदा इंसान हुआ लड़का, वो सेकंड जेंडर में भी ना आके थर्ड जेंडर में आ जाए, जहां पर उसके कोई हुकूक ना हो, जहां उसके कोई अधिकार ना हो, जहां उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उससे कतराने लग जाए। कोई इंसान ऐसा इतना भी गिरा नहीं होता, या इतना भी इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। तो ये सब चीजें वही आपसे हम जानना चाहते हैं, थोड़ी आपकी कहानी भी, कि किस तरह से आपको कैसे पता चला, और पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितना सपोर्ट रहा। ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि जब मैं आई वॉज 3 year old, 3 to 5 year, तो ये जो विकास क्रम जब ये 3 से 5 साल की एज में है, तभी मुझे समझ आया। जैसे किसी पत्रकार ने कहा कि मुझे पूछा था कि आपको कब पता लगा कि आप एक ट्रांसजेंडर हो, एक फीमेल हो, तो मैंने उन्हीं को पूछा कि आपको कब पता लगा आप आदमी हो। हाँ तो ये किसी को नहीं पता होता कि हम आदमी कब बने, हम औरत कब बने। पर दुनिया ये समझती है, दुनिया यही मानती कि आदमी बन जाओ। आप भी, आपके पेरेंट्स भी, या आप सब लोग यही बोलते बंदा बन जाओ। कोई ये तो नहीं बोलता कि औरत बन जाओ, ठीक है ना। लेकिन कोई उनका बच्चा औरत बन जाए तो प्रॉब्लम तो शुरू हो जाती है बचपन से, और ये बचपन से शुरू हो जाती है। 5-6 साल की उम्र में, 10-12 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि 10-12 साल तक बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। उनका शारीरिक विकास नहीं होता, तो वो एक जैसे ही दिखते हैं, उनके बाल नहीं आते शरीर फेस पे, या उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर वो एक जैसे ही रहता है। तो माँ बाप इग्नोर करते हैं, माँ बाप सोचते चलो कोई ना, एक फेज है, बच्चा कोई बोला मैं लड़की, बोला मैं लड़का जैसा हूँ, तो कोई हंसी मजाक में टाल देते हैं। और कोई लड़का ये बोले मैं तो लड़की जैसी हूँ, मैं तो ये पहनूं, कोई तो सब लोग पेरेंट्स टाल देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा बड़ा हो जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, स्कूल में जब हम एडमिशन हुआ तो बुली शुरू हो गया था। बुली और सेक्सुअल अब्यूज तो बचपन से शुरू हो जाता है, 5-6 साल की एज में। स्कूल में टॉयलेट की प्रॉब्लम थी, मतलब हम मेल वाले में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मेल वाले में ही जाना पड़ता था, फीमेल वाले में जाने नहीं देते थे। और मेल में बुली करते थे लड़के, सीनियर जो थे वो बदतमीज। लड़कों वाले खेल में अगर खेलते थे तो लड़के बोलते तुम तो जनानी जैसी हो, तुम लड़कियों वाले में जाओ। लड़कियों वाले में जाते थे तो लड़कियां बोलती तुम लड़के हो तो लड़कों वाले में खेल खेलो। तो वो कहीं भी एक जैसा मतलब सब जगह डिस्क्रिमिनेशन होता था। और टीचर को शिकायत करते थे तो टीचर ये बोलते थे जनानियों जैसे क्यों चलते हो, तुम्हारा बिहेवियर, अपना बिहेवियर ठीक करो तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसमें एक एग्जांपल दो, पीजीआई के डॉक्टर थे, डॉक्टर बॉसू, और उनके पास एक बच्चे को लेके गए थे, 15-16 साल का बच्चा था। हम लोग पेरेंट्स मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो। ये लड़का अपने आप को लड़की मानता है, तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बासु उस टाइम शायद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे पीजीआई में चंडीगढ़। तो डॉक्टर साहब हंसने लगे, उन्होंने कहा ठीक तो आपको होना है, ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, ये वही कर रहा है जो इसको कुदरत करवा रही जी। उन्होंने काफी सारी काउंसलिंग की, लेकिन गांव देहात के लोग कहाँ मानने वाले हैं, उनको तो लड़का चाहिए था। तो बात ये, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि सबको लड़का चाहिए, किसी को लड़की नहीं चाहिए होती। और बुली इतना ज्यादा बढ़ जाती है जब मूछ दाढ़ी आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम शुरू है। छक्का, हिजड़ा, मामू, ये सब, टेम्पू, परोठा, इतने सारे बुली, इतने सारे डेरोगेटरी नाम
और इसमें मैम को तो पता है कि हम डिस्फोरिया इतना ज्यादा हो जाता है, मेंटली इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अपने आप को लॉक कर दो, और लॉक करने के बाद या तो सुसाइड कर लो या फिर भाग जाओ कहीं। ट्रांसजेंडर ज्यादातर 7th 8th 9th 10th क्लास की एज जब उनकी क्लासेस होती हैं, उस टाइम पे वो टीनेजर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, घर से भाग जाते हैं। आज हिजड़ों में क्यों चले जाते हैं? क्यों हिजड़ों में जाते हैं? क्योंकि उनको घर में एक्सेप्टेंस नहीं होती, आसपास के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और हम लोग अभी भी, जैसे मेरा दिल करता है मैं साड़ी पहन के आपकी तरह बैठ जाऊं, तो कौन पहनने देगा मुझे साड़ी? ठीक है ना? या तो समाज से निकल जाओ, सोसाइटी में रहो मत, आप कहीं दूर चले जाओ, हमारी सोसाइटी के आप एलियंस हो। बहुत सारी चीजों को सहना पड़ता है। लोग बोलते तुम्हारे कारण तो हमारी खानदान खत्म हो गया, तुम्हारे कारण हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। वो कहते हैं ये भी बच्चे जो हमारे भाई बहनों की शादियां रुक जाती हैं, कहेंगे ये भी हिजड़े ना हो। बिल्कुल तो धनंजय, हम आपकी बात को समझ रहे हैं और मैं मतलब बहुत ही सेंसिटिव मतलब बोलूँगी, संवेदनशील बातें हैं ये, और इस चीज़ में सबको समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, हम तब तक हितेन से बात करते हैं। हितेन, सबसे पहले मैं आप ही की जर्नी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने धनंजय पूछा कि किस तरह से आपको अपने शरीर में बदलाव समझ आने लगे, किस तरह से आपको ये फ़ील होने लगा, और पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनका सपोर्ट कितना रहा? सबसे पहले तो मैं अभी तक जो अभी धनंजय जी ने जो बताया, मैं अभी तक में हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी सिमिलर तरह के ही एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और ये लाइक उन्होंने जो बताया है मेरे साथ वैसा वैसा ही हुआ है सब कुछ। हाँ। और अभी मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो बचपन में मेरे पेरेंट्स को यही लगता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बच्चा है, खुश है। प्रॉब्लम जब शुरू हुई जब मैं उस तरीके से बड़ा होता गया। जब मैं 6th क्लास में था स्कूल में, तब मैंने पहला परफॉर्मेंस किया था अपना, और वो भी ऐसे ही था, मतलब ड्रेसअप होके मैंने किया था, लहंगा पहन के, मेकअप करके। तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे पेरेंट्स को। और स्कूल में तो वो सब होता ही था, तो मैं स्कूल छोड़ भी नहीं सकता था कि पढ़ लूंगा। मेरे पेरेंट्स ये कहते थे जितना अच्छा काम करोगे, लोग वैसे ही लोग अच्छी तरह बात करना शुरू कर देंगे। तो स्कूल भी नहीं छोड़ना चाहता था। और फिर मुझे लगा कि चलो जो मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक डांस करना या एक्टिंग करना या ड्राइंग पेंटिंग करना, वो सब कुछ कर लूं, क्योंकि कोई और साथी तो था नहीं, स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, घर के आसपास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है। तो मैं डांस करने लगा था या कहीं एक्टिंग कर दिया। मेरे आसपास जो रामलीला होती है उसमें कोई लड़की नहीं होती, सारे लड़के ही रोल करते हैं, लड़कियों वाले भी। तो उसमें मैंने सीता का रोल भी किया है, 6th क्लास से ही शुरू कर दिया था मैंने। लेकिन जब मैं वो रोल करते करते बड़ा होता गया, स्कूल में भी वैसी एक्टिंग कर रहा हूँ या वैसे ही डांस कर रहा हूँ लड़की बन के, तो फिर मेरे पेरेंट्स को लगता था ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि कल को इसकी शादी भी होनी है, कौन शादी करेगा। तो बिल्कुल। ऐसे ही कहते थे कि शादी के बाद क्या होगा, कि तू मेकअप करेगा या तेरी वाइफ मेकअप करेगी, बहुत प्रॉब्लम है। और वो लोग नहीं समझते। और लाइक मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, लेकिन उसने ही मेरे पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि इसके दिमाग में प्रॉब्लम है, आप इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ। मेरे पापा ने बहुत सोचा कि लेके जाए या ना लेके जाए। फिर उन्होंने मेरी माँ को बोला कि चलो इसको लेके चला ही जाता हूँ मैं, शायद ठीक ही हो जाए, क्योंकि मैं मना कर रहा था, शादी नहीं करनी मुझे। तो फिर मुझे लेके गए वहां पे, फिर डॉक्टर को बताया उन्होंने कि इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है और आप देख लो इससे बात करके। तो वो बाहर जाने लगे। फिर मैंने कहा नहीं, आप यहीं बैठो, कि डॉक्टर से जो भी बात करनी है मैं बात कर लूंगा, लेकिन आप यहीं पे बैठो ना, आप क्यों जा रहे हो बाहर। फिर वो भी वहीं पे बैठे रहे। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने उनको बताया कि आई बिलोंग टू LGBT। तो डॉक्टर को सब समझ आ गया, समझदार था वो डॉक्टर। तो डॉक्टर ने मुझे ना समझा के मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को ही समझाया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बेटर ये होगा कि आप लोग घर पे जाओ, डॉक्टर के पास जाने से या दवाइयाँ लेने से या आप साधु बाबा के पास जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपको लग रहा है दिमाग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, तो आप एक दूसरे से बातें करो, उससे ही सही हो सकता है। अगर मैं आज भी देखूं, आज उन लोगों ने ये समझ लिया है कि ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख गया है,
इसलिए इसने फैशन की पढ़ाई कर ली, तो इसको करने दो, लंबे बाल करने दो, ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने दो, या जो इसके अलावा जो मैं परफॉर्मेंस करता हूँ उसमें बहुत मेकअप करता हूँ, उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है, उनको ये लगता है कि अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, अच्छी तरह पढ़ाई कर ली, अलग अलग लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई लिख रहा है, कई चैनल पे आ रहा है, तो सिर्फ इसीलिए कि इस चीज से मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा चुप रहते हैं। लेकिन उनको बस यही है कि ये पूरी तरह मर्द नहीं है, जी, तो ये है हितेन उनको। मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि पूरी तरह से मतलब मेल नहीं हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स को रहता है, तो जॉब की अगर बात करें तो जॉब लेने में कितनी चैलेंजेस आते हैं? आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े? अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा वो बताइए हमारे व्यूअर्स को। फिर मैं धनंजय अभी के पास फिलहाल अभी फिलहाल मैं अलग-अलग कॉलेज में पढ़ाता हूँ एज़ अ विजिटिंग फैकल्टी। डिज़ाइन की अलग-अलग चीज़ें, डिज़ाइन का, आर्ट का, फैशन का, और मैं जिस भी कॉलेज में जाता हूँ, एक कैरेक्टर बन के जाता हूँ। मेकअप ओके। करके, कॉस्ट्यूम्स पहन के जब मैं जाता हूँ, वैसे मैं पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा मैं एक फैशन ब्रांड के साथ काम कर रहा था, जो फिलहाल अभी बंद है, उसकी कोविड की वजह से वो अभी बंद है ब्रांड। उनके साथ मुझे काम करते-करते 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जॉब में, क्योंकि जॉब में वो लोग यही देखते हैं कि मेरी डिग्री क्या है। उसके अलावा वो लोग बहुत फ़ैमिलियर होते हैं, कि डिज़ाइनर थोड़े इस तरह के होते हैं, जी। डिज़ाइनर या आर्टिस्ट, क्योंकि जैसे बहुत सारे ऐसे भी डिज़ाइनर्स हैं जो मेकअप करके आते हैं। जो क्रॉस ड्रेस भी करते हैं या कैसे भी रहते हैं। तो डिज़ाइन इंडस्ट्री को थोड़ा पता है ऐसा, उनको पता है कि ऐसे होते हैं डिज़ाइनर्स, तो एक्सेप्टेंस है। उनको बस ये चाहिए कि हम लोग काम करें, हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे-अच्छे काम किए हो हमने। उसके अलावा हमारे रिज़्यूमे में जो भी है जैसे लिखा है, मेरे मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स तो मैटर नहीं करेंगे। डिग्री मैटर करती है, कि ये डिग्री है, उसके अलावा मेरा काम क्या है। तो जॉब में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। कि आप जी, ऐसे जॉब नहीं मिलेगी या सैलरी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। लाइक मेरे तो साथ तो ऐसा है कि जॉब तो ईज़िली मिल जाती है, जी, हम क्योंकि वो धनंजय के लोग पास सिर्फ ये चलते हैं। टैलेंट देखते हैं वो बस। टैलेंट देखते हैं, ओके। तो धनंजय आप तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिस तरह अभी आप वॉशरूम्स के लिए भी बात कर रहे थे कि वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, अब उसके अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आपके अपने चैलेंजेस क्या हैं वो ज़रूर हमें बताइए। जैसे हितेन ने बताया, बिकॉज प्रॉब्लम वही है कि जब तक माँ-बाप को लगता है कि हाँ, लड़के जैसे रहते तो या समाज को भी नहीं लगता कि प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपने सारे आइडेंटिटी प्रूफ जो हमारे हैं, सारे ट्रांसजेंडर के हो गए हैं, हम लोग फुल टाइम जो है फीमेल की तरह रहते हैं। और प्रॉब्लम तो आती है, जैसे यूनिवर्सिटी में जब नालसा की जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, मतलब ये 2012 की बात है, 2011-12 नालसा के हम लोग के साथ मिलके काम कर रहे थे। और सब लोग इंडिया के ट्रांसजेंडर दिल्ली में इकट्ठा हुए, हमने एक पीआई डाली सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो 2014 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। फिर 2015 में मैंने अपना सारा मेल का जो था आइडेंटिटी वो छोड़ के ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी चेंज करवाया सारे प्रूफ्स में, जितने भी जी। मेरे आईडी प्रूफ थे। तो पढ़ना, क्योंकि जब 93 94 में पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ना शुरू, मतलब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी, तो मुझे छोड़ना पड़ा था बिकॉज मेरे को मेरा आइडेंटिटी डिफरेंट था। और 93 में मेरे को एमए हिस्ट्री छोड़ना, आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट से थे, उसी डिपार्टमेंट से मेरे को छोड़ना पड़ा था 93 में। और 90 मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने, आई वाज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो हाँ, 93 में मैंने एमए में लिया था एडमिशन। 94 में फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया इवनिंग में। तब भी मुझे मतलब लड़कों ने बहुत ज्यादा रैगिंग किया, तो फिर वहां से भागना पड़ा मुझे। और फिर पढ़ाई तो फिर भी नहीं छोड़ी, पढ़ाई तो करते रहे किसी न किसी रूप में, चाहे वो डिप्लोमा हो, डिग्री हो छोटे मोटे, चाहे डिस्टेंस से हो। और साथ साथ में हम लोग कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, कि जब शुरू में 20 साल 25 साल पहले कोई सुनता नहीं था हमारी बात। मुझे याद है कि कोई हमारी मतलब हमारी बात को नहीं सुनता था। एलजीबीटी होता क्या है, 98 97 की बात करूं तो कोई नहीं सुनता था, किसी को पता भी नहीं था। एलजीबीटी बोलते बोलते थक जाते थे। ये मूवमेंट जो चला है 2001 से, फिर जब दिल्ली हाई कोर्ट में जब
पिटीशन डाला, 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज किया, फिर 2013 में इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइज किया, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को अलग से राइट्स दे दिए, 2015 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने थर्ड जेंडर कॉलम ऐड करवा दिए मेरे कहने पे, मैंने उसको बोला कि ऐड करिए। फिर 2016 मेरी एडमिशन होती है पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए ट्रांसजेंडर। फिर मैंने स्ट्रगल किया टॉयलेट के लिए, सेपरेट वॉशरूम, क्योंकि तब भी वही प्रॉब्लम थी जो बचपन में प्रॉब्लम था, सेपरेट मेल वॉशरूम में जाए या फीमेल वॉशरूम में जाए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो किसी में भी नहीं जाना है, मुझे मेरा संवैधानिक अधिकार है और ये मैं लेके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहीं भी नहीं करना वॉशरूम। तो फिर वाइस चांसलर को लेटर लिखा उन्होंने, 10-12 दिन बाद मेरे को रिप्लाई आया और 23 लाख रुपए बजट पास हुआ, जिसमें 4 जगह ट्रांसजेंडर टॉयलेट। ये इंडिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर सेपरेट वॉशरूम बने थे 2016 से। और फिर मैंने स्ट्रगल किया फीस का, कि फीस हम लोग कहाँ से देंगे, या तो हम भीख मांगे, बधाई मांगे, बच्चा के आप कह रहे कि भीख मांगना छोड़ दो। मैं बीच में रोकना चाहूंगी आपको, हमारे व्यूअर भी हमारे साथ हैं, अर्चना के शंकर, क्योंकि आप बता रहे हैं ये चीजें, तो मैं चाहती हूँ कि अगर इसी का सवाल का जवाब भी आप साथ साथ दें। LGBT समुदाय के समाज में स्वीकार युक्त एजुकेशन का क्या रोल है, और आप जैसे लोग इस समाज के लिए एजुकेशन के क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी जरूर बताइए। जैसे हितेन ने कहा कि पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। आज मेरी एक्सेप्टेंस हर जगह क्यों है, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई की और मैंने डबल MA किया, PhD की तैयारी कर रही हूँ। और जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत आते तो वो मुझे डिनर पे बुलाते, तो ऐसे तो कोई किसी को बुलाता नहीं है, ठीक है ना। तो पढ़ाई के कारण ही राष्ट्रपति कोविंद जी जब इनवाइट करते हैं तो किसी पढ़े लिखे इंसान को ही बुलाते हैं। और आज नालसा की जो जजमेंट हमारे पास है, पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ, फिर अब एक्ट बन गया है और अब ये रूल्स आ गए, वो किन लोगों ने बनाए? वो अनपढ़ लोगों ने नहीं बनवाए, वो पढ़े लिखे लोगों ने ही बनवाए हैं। आज पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पढ़े लिखे बिना तो कहीं कोई गति ही नहीं है। वो सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर इंसान की बात कर रही हूँ, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, तृतीय प्रकृति हो। दिन होता है, रात होती तो संध्या भी होती है। दिन और रात कभी अपने आप नहीं होते बिना संध्या के, और संध्या हम है। बिना सांझ के कभी दिन और रात नहीं होता है, और संधि काल 2 बार आता है, दिन में सुबह भी और शाम को भी। हर इंसान सुबह की इंतजार करता है और शाम को इंतजार करता है। दिन में तो सारा दिन काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, लेकिन संध्या काल में हम अपनी फैमिली से। तो ऐसे ही जो हम लोग हैं, हम सुकून देने वाले हैं, हमें प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है। और अगर किसी को डिफरेंट बनाता है तो डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग। कोई टेढ़ा होता है, टेढ़ा ही सब कुछ देता है। इंडोनेशिया, कंबोडिया के जो सिविलाइजेशन थी खमेरियन, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है, खमेरियन सिविलाइजेशन थी। तो खमेरियन सिविलाइजेशन के अंकोर वाट टेम्पल जो था, वहां का भव्य मंदिर जो अब खंडर है, वहां के जो फ्लैग था उसमें किन्नर की फोटो थी। जैसे हमारे चक्र है वैसे किन्नर की फोटो। तो किन्नर को जो किन्नर, गंधर्व और यक्ष लोग, ये शिव महापुराण में सबसे पहले भगवान शिव के जो पहले पार्षद गिने जाते हैं। किन्नर, गंधर्व और यक्ष। यक्ष होमोसेक्सुअल होते हैं, किन्नर हम लोग होते हैं, और गंधर्व उनके जो गायन वादन नृत्य, ये तीनों लोग ही करते थे और कोई नहीं करता। तो मैंने कहना कि भाई पढ़ाई लिखाई जो है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम विश्व के पटल पे आपके साथ बात करें तो ये पढ़ाई का ही कारनामा है, करिश्मा है। अदरवाइज हम लोग कभी भी अब तालियां मारते रह जाते हैं। अब हम ताली नहीं मारते हैं, ताली बजवाते हैं। हमने ये काम किया कि अब ताली बजवाते हैं। सीरियसली। और आप अभी फीस की बात कर रहे थे, जहां मैंने आपको बीच में रोक दिया, जो आपने बताया कि दूसरा कदम आपने फीस की किधर बढ़ाया, उसके बारे में बताइए, फिर मैं डॉक्टर श्वेता से बात करती हूँ। मैंने वाइस चांसलर को, उन्होंने माना नहीं कि हम लोग फीस माफ नहीं कर सकते। तो मैं अकेली ही स्ट्रगल करती। सब लोगों ने मेरा स्ट्रगल देखा पंजाब यूनिवर्सिटी में, सबने, कि मैं अकेले ही भागती रहती। मैं वाइस चांसलर ऑफिस में गई और मैंने टाइम मांगा। मैंने कहा सर मुझे मिलना आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके दरवाजे बैठी रहूंगी। और जब मैं अंदर गई तो मैंने अपना पल्लू जो है उनके आगे फैला दिया। मैंने कहा हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ एजुकेशन मांग रहे हैं, हमें पढ़ाई लिखाई दे दो। हम सब कुछ अपने आप खुद करने को तैयार हैं। हमें स्पेशल राइट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए। उस एक्सेप्टेंस के लिए आपको भी इक्वल राइट्स के साथ साथ इक्विटी भी देनी पड़ेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देनी है। अपॉर्चुनिटी कैसे आएगा? जब हम पढ़े लिखे होंगे।
तो वाइस चांसलर ने उसी टाइम फटाफट मेरे लेटर में साइन किए और आगे फॉरवर्ड कर दिया कि ये सिंडिकेट सेनेट में डिस्कस होगा, और सिंडिकेट सेनेट ने इसको अप्रूव करके हमें फीस माफ कर दी थी कि अब ट्रांसजेंडर के लिए कोई फीस नहीं, फ्री एजुकेशन होगा। टॉयलेट बन गया, फ्री एजुकेशन हो गया, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बन गया कि मेरे साथ जो रैगिंग हुआ था वो अब नहीं हो सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी इज द हब ऑफ एलजीबीटी। और दूसरी बात आपको बताऊं, पंजाब यूनिवर्सिटी 2013 में मैंने अकेले नहीं एलजीबीटी प्राइड करवाया था, तब पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा था सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आज वही यूनिवर्सिटी है जिसका लोगो लगता है प्राइड में। तो ये चेंज है, आपके प्रयास है। पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, चंडीगढ़ की पूरी आप दुनिया की जितने भी प्राइड देखोगे, चाहे वो इंडिया में भी, वो सड़क से शुरू होती है, सड़क पे खत्म हो जाए। लेकिन पंजाब चंडीगढ़ की जो प्राइड है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू होती है। 6 दिन वहां पर स्टूडेंट सेंटर पे उनके बीच में रह के हम लोग डांस, म्यूजिक, आर्ट सब कुछ करते हैं, और 7वें दिन हम वहीं पर गिद्दा भंगड़ा डाल के वहां से निकलते हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के ही कारण, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ये सब पॉसिबल हुआ, और हम लोग भीड़ बन के खड़े रहेंगे, हम लोग वी विल नॉट गो एनीवेयर। ये हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी की वजह से संभव हुआ, और आपके प्रयास जो हैं, जो आपने प्रयास किए, नहीं तो अक्सर लोग बीच में छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसमें जुटे हुए हैं और उसमें अभी भी जितना आपसे हो पा रहा है आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है धनन जी। और काफी सारे भी आप आपको सैल्यूट कर रहे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स, और कह रहे हैं कि आप इसी तरह से करते रहिए, हमारे जितना सहयोग हमारी तरफ से हो पाएगा हम जरूर करेंगे। स्टूडेंट्स ने पहले काफी बुली किया ना शुरू में, कुछ लोगों ने ये कहा था कि अच्छा हिजड़े भी पढ़ने आ गए हैं। मैंने कहा यस, हिजड़े भी पढ़ने आ गए हैं। अब हिजड़े तीसरी जमात जो है, तीसरा मर्द, जो आप छत के नीचे बैठे हैं, छत और जमीन को जोड़ने के लिए तीसरी जो चीज होती है दीवार होती है, और दीवारें हम हैं। आप देवकी हो, हम यशोदा हैं। तो हमने उसको बताया लोगों को कि हमारे बिना आपकी गति भी नहीं है। हम लोग हमेशा से रेनेसांस पढ़ लीजिए, आप भक्ति आंदोलन पढ़ लीजिए, आप सूफीज्म पढ़ लीजिए। भक्ति आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु लंबे बाल करके जगन्नाथपुरी में तो भगवान कृष्ण के आगे लड़की बन के नाचते थे। बाबा बुल्ले शाह सूफीज्म में बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, नीमे रुसिया यार मनाना पावे, मैंने कंजरी बनना पवे, मेरे को जनानी बनना पड़े, मेरे को यार को मनाना है। और वो हम लोगों ने शुरू किया, भक्ति को भी और सूफीज्म को भी, और देवदासी प्रथा तो हम ही लोगों से शुरू हुई थी। उसमें औरतें बाद में आई, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी सब मर्दाना डांस, जनाना डांस थे, जनानी डांस नहीं थे, जनाना डांस थे। वो हम लोगों से शुरू हुई है, परंपराएं सारी हम लोगों से शुरू। रेनेसांस हुआ, पुनर्जागरण काल हुआ, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, सब लोग ऐसे सुकराय, मतलब ऐसे लोग थे जो क्वेयर कम्युनिटी से थे। आप पढ़िए इनको, और दुनिया भी अंधकार में जी रही है, दुनिया को बाहर आना पड़ेगा। ये तो मर्द और औरत का तो संसार कुएं जैसा है, एलजीबीटी तो समुद्र है। जी बिल्कुल, धनंजय ने काफी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, और आपके लिए मैं जिस तरह से कह रही हूँ, नीचे व्यूअर्स लिख रहे हैं बहुत सारे कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, बहुत मजबूत है, आप इसी तरह से अपना प्रयास जारी रखें। तो अभी हम चलते हैं डॉक्टर श्वेता की तरफ। डॉक्टर श्वेता, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी संस्था है जो उसके बारे में बताइए कि वो एलजीबीटी के लिए क्या कर रही है, फिर उसके बाद में आपसे सवाल और पूछती हूँ। Thank you so much, Kanchan, and I'm more मुझे एक मौका मिला धनंजय और हितेश के साथ में स्टेज शेयर करने, एंड मेरे पास सीरियसली वर्ड्स नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पेशली जब हम 1 to 1 सुनते हैं तब वो फीलिंग समझ में आती है कि किसने क्या फेस किया हुआ है। तो इसी संदर्भ में, बिकॉज मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, काफी टाइम से प्रैक्टिस में थी, हमने हमेशा देखा जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य को लेके भी हमेशा एक स्टिग्मा बना हुआ है सोसाइटी में, कभी भी लोग आगे नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं। तो हमने मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनसा को हमने एस्टेब्लिश किया था। शुरू में एक इनिशिएटिव था जो 2018 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हमने राहगिरी के साथ में, जैसे परेड होती है सेम वे में, हमने सिर्फ एक वॉक रखा था कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वॉक। उसके बाद जब हमें सपोर्ट मिला लोगों से, तो धीरे धीरे इसको हमने, अब लास्ट ईयर हमने इसको रजिस्टर किया है एज अ एनपीओ। एलजीबीटी का जो वो आया, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास इंटर्न्स भी बहुत आते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत आते हैं जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और हम लोग बहुत क्लोजली डील कर रहे होते हैं। तो एक ये ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में भी इस बारे में हमेशा बहुत हश बातें होती हैं, बहुत खुल के लोग बात नहीं करना चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते।
उसके केस में आने के बाद में जून में हमने फर्स्ट टाइम सीपी में एक बार इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तब तक हमारा किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं था, हम किसी भी ग्रुप को नहीं जानते थे। इट वाज एन ओपन इनविटेशन कि देखते हैं कितने लोग सपोर्ट कर सकते हैं, और हम जितना जानते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इतना अवेयरनेस नहीं है, इतना लोगों को नहीं पता है जितना हमें पता था। जितनी रिस्पेक्टफुल वे में हम कर सकते थे हमने ऑर्गेनाइज किया, एंड अल्टीमेटली हमें सपोर्ट मिला। दिल्ली के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थे, एलजीबीटी सपोर्टर्स थे, उन्होंने आके हमें ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे धीरे हमारी ये यात्रा शुरू हुई एलजीबीटी समूह के साथ में, ट्रांसजेंडर्स के साथ में स्पेशली। तो इसके हम लोग अभी जो कर रहे हैं, हमारी तरफ से एक सपोर्ट ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस सपोर्ट ग्रुप में सभी लोग अपने जितनी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, एलजीबीटी स्पेशली, वो लोग वहां पे अपनी बातें खुल के कर सकते हैं। उनके लिए सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ये वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप चल रहा है। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि साल में कम से कम 2 बार हम ओपन परेड रखें या हम ओपन गैदरिंग रखें, जहां पे सभी लोग आके परफॉर्मेंस दे सकें, अपनी चीजें शेयर कर सकें, अपने बारे में बता सकें, खुल के बता सकें। वो समानता वाली जो चीज है हमारे लिए, अगर बात की जाए, मेंटल हेल्थ मेरे लिए सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो किसी भी समूह से आते हो। वो इश्यूज सभी के लिए बराबर है, वो इश्यूज सभी उसी उसी इंटेंसिटी के साथ सभी लोग उस सबसे सरवाइव करके निकल के आते हैं। तो जब नीड बराबर है तो सपोर्ट भी बराबर होना चाहिए, यही मनसा का मोटो है। और इसीलिए एलजीबीटी इवन और अदर ग्रुप्स हमारे लिए भी ऑल आर ह्यूमंस, सो वी ट्राई टू ट्रीट ऑल पीपल एज पर इक्वालिटी, कि सिर्फ ह्यूमैनिटी ही एक धर्म है और उसी धर्म को हमें फॉलो करते हुए मनसा को आगे बढ़ाना है। जी, बिल्कुल। तो हम बात करते हैं, जिस तरह से धनंजय ने अपनी बातें शेयर की, हितेन ने शेयर की, तो कहीं न कहीं साइकोलॉजी की हम बात करें तो कहीं मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव भी पड़ता है, और स्पेशली अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिले, तो पेरेंट्स का सहयोग कितना ज़रूरी है। और जैसे टीन एज में मुझे लगता है कि बच्चे को खुद के अंदर बदलाव ज़्यादा पता लगने लगते हैं, जिस तरह से धनंजय ने बताया। तो उसके बारे में बताइए कि पेरेंट्स सपोर्ट की अगर हम बात करें, वो कितना ज़रूरी है? पेरेंट्स की अगर कंचन बात की जाए तो अब तो केसेस काफी बदल गए हैं। अगर शुरू में देखा जाए तो मैक्सिमम पेरेंट्स जितने भी हमारे पास में आते थे वो कन्वर्जन जी। थेरेपी से आते थे, कि इन दोनों ने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर के पास जबरदस्ती ले जाना कि मेरे बच्चे का दिमाग खराब हो गया है, इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, आप इसे ठीक कर दीजिए। अब वो ठीक कर दीजिए में हमें उनको सबसे पहले जो शुरुआत करनी पड़ती है वो इंसाइट से शुरुआत करनी पड़ती है, कि वो ठीक होना इनके लिए नहीं, आपका दृष्टिकोण, आपका जो परसेप्शन है उसे ठीक होने की ज्यादा जरूरत है। उस इंसाइट में कई बार पेरेंट्स हमसे भी बदतमीजी करके जाते हैं कि नहीं, मतलब वो उसके साथ हमें भी डिक्लेयर कर देते हैं ये खुद भी पागल हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। ये भी चीजें होती हैं। बट शुरू के वो बहुत फ्रिक्शन होने के बाद में धीरे धीरे बात होते हुए कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी एक मेंटल लेवल डिस्टर्ब होता है, बिकॉज सोसाइटी में, जैसे धनंजय ने बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बीइंग अ फीमेल चाइल्ड आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बीइंग फर्स्ट बॉर्न एज अ फीमेल चाइल्ड, वो भी हमारे एक चैलेंज है। तो हमारी सोसाइटी में मेल अथॉरिटेशन बहुत ज्यादा है, हर जगह पे सबको सिर्फ लड़का चाहिए, ठीक है। तो उस केस में पेरेंट्स को जब ये पता चलता है कि नहीं, मैंने तो लड़का पैदा किया था लेकिन मेरा लड़का लड़का बनने के लिए तैयार नहीं है, इससे ज्यादा शौक उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। वो बैठ के ये रोते हैं कि अब मैं समाज को क्या बोलूंगा, मैंने इतनी मन्नतें करी थी, मैंने इतना कुछ सहन किया था सिर्फ एक लड़का पैदा करने के लिए, अब तो मेरा लड़का ही लड़का नहीं है, तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। पेरेंट्स की जो मानसिक स्थिति आती है, बच्चों के साथ में बुली होना, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज सबसे कॉमन इशू है, बिकॉज वो मैटर ही नहीं करता लोगों के लिए। उनको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, ये तो दोनों कैटेगरी सकते हैं, अच्छा तुम्हें भी फर्क पड़ता है क्या। तो अब्यूज एक ऐसी चीज है जिसके लिए चाइल्ड अब्यूज में अगर फीमेल की बात की जाए तो उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, उसके बाद मेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब एलजीबीटी की बात होती है या ट्रांसजेंडर्स की बात होती है, उनके लिए अभी भी कुछ भी अलग से रूल्स नहीं डिफाइन किए गए हैं कि हाँ अगर अब्यूज का केस रिपोर्ट हो रहा है तो कैसे किया जाएगा। पेरेंट्स भी उस बात को नहीं समझते हैं। तो इन सब के लिए जब वो लोग अपने एक उसमें चल रहे हैं, वो बच्चा परेशान है, उसको इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सुसाइडल आइडिएशन है, सेम स्टेज पेरेंट्स की भी दिखाई देती है। तो सबसे जरूरी वहां पे हो जाता है कि हम वो इंसाइट लेके आए, वो ओरिएंटेशन लेके आए, सपोर्टिव थेरेपी से स्टार्ट करें, और फिर धीरे धीरे इस इक्वालिटी पे आना शुरू करें कि आपको आपके बच्चे को एक्सेप्ट करना है, वो जैसा भी है आपका बच्चा है, आपका अपना है। यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे उसकी चॉइसेस, जेंडर क्या है ये मैटर नहीं करता, उसकी चॉइस क्या है, उसका जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते, और आपको वो ही
जो आप अपने बेटे को देते या बेटी को देते वही प्यार आपको उनको बराबर से देना है। तो वो शुरू के सेशन बहुत टफ होते हैं, धीरे-धीरे फिर ये भी बातें आती हैं कि चलिए ठीक है, हम ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि चलो हमने तो कर लिया, अब सोसाइटी में हम क्या बताएं? जब भी वो सोशल गैदरिंग बिल्कुल। में जाते हैं तो पूछा जाता है कि चलिए जी बच्चा तो बड़ा हो गया, जॉब में भी आ गया, फिर आप शादी कब कर रहे हैं? या वो रिश्ते लेके आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल, मेरा बहुत अगला सवाल यही था डॉक्टर श्वेता कि पेरेंट्स हाँ, अगर इस चीज़ को अपना भी लेते हैं, तो कहीं न कहीं हाँ, सामाजिक दबाव जो है उन पर रहता है कि शादी कब हाँ, हो रही है बच्चे की। तो हाँ। ऐसे में वो ये कैसे इस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ उस केस में उनका ये होता है कि पेरेंट्स का इश्यू ये आता है कि ठीक है, हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो हुँ, हुँ। आजकल जो ईज़ी वे आउट उनको दिखाई देता है कि इंडिया से ज़्यादा इक्वालिटी आपको बाहर मिलती है। जैसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको फ्रीडम है, आप एज़ अ कपल रह सकते हैं, तो आप शादी कर लो आपके पार्टनर से और आप बाहर चले जाओ। तो वो इमिग्रेशन के प्रोसेस पे ज़्यादा फ़ोकस करने लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जब भी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, बच्चों को ले जाना बंद कर देते हैं, जिससे कि उनको उन सारे सवालों का सामना ना करना पड़े, या उन सामाजिक समारोह के बाद आने के बाद में उनके अंदर ये गिल्ट बहुत ज्यादा होता है कि मेरे पास तो कुछ बताने के लिए ही नहीं है, मैं क्या बात करूं। तो हुँ, हुँ। सोसाइटी में वो अवेयरनेस लेके आना, जैसे कि अब हम एक चेंज देख रहे हैं कि बॉलीवुड मूवीज में काफी बहुत ज्यादा ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हालांकि उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम फैमिली मूवी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। हुँ, हुँ। बहुत सी मूवीज आई लेकिन इतना सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। तो सामाजिक तौर पे हमें, चाहे वो एड की बात हो, एक नॉर्मल सी बात है, अगर ज्वेलरी का आप एड बना रहे हैं तो आप क्यों अभी तक मेल और फीमेल पे ही रुके हुए हैं? क्यों आप इस समुदाय को उठा के नहीं लेके आ रहे हैं? या आप किसी भी ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, क्या कभी आपने ट्रांसजेंडर्स को या एलजीबीटी कम्युनिटी से किसी को अप्रोच किया? क्या आप वो वाला वर्जन भी लेके आए कि हाँ, हमारे समाज का एक हिस्सा ये भी है? तो हुँ, उस हुँ। हिस्से को बराबरी से समाज के हर पहलू में लेके आना हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो शायद हमारे लिए भी एज़ अ साइकोलॉजिस्ट बहुत ईज़ी हो जाएगा पेरेंट्स के जवाब सवालों का जवाब देना, क्योंकि जब तक कहानी 4 दीवार में होती है, वो सँभालना बहुत आसान होता है। वो दीवार तोड़ के निकलना और पूरा परिवार इकट्ठा खड़े होके बोल सके कि हाँ, मेरा बच्चा है ये और मुझे उसके ऊपर प्राउड है। जैसे आज हम सभी लोग एक-दूसरे के ऊपर प्राउड फ़ील करना चाहते हैं। यही बात पूरी फैमिली, सोसाइटी में आके बोल सके, तब तक हमें चलते रहना है। और जी। अभी मेडिकल साइंस कहीं न कहीं बहुत दूर है। हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बहुत ज़्यादा है, इस फ़ील्ड में भी। तो डॉक्टर श्वेता ने काफ़ी अच्छा हमें बताया है। मैं हितेन की तरफ रुख करूँगी। हितेन आपसे जानना चाहेंगे कि लाइव शुरू होने से पहले भी आप मुझसे चर्चा कर रहे थे कि किसी रियलिटी शो में आपको काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ा। तो मैं चाहूँगी कि उन पलों को अगर आप शेयर कर पाएँ हमारे साथ। वो वो साल था 2011 हुँ, हुँ। और मैंने पार्टिसिपेट किया था एक रियलिटी शो में जो जी। नेशनल टीवी पे आता है, कलर्स टीवी पे। हुँ, हुँ। सो उस शो में पार्टिसिपेट किया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया टीवी राउंड के लिए। हुँ, हुँ। फिर जब मैं टीवी में आया तो मैंने बेली डांस किया था वहाँ पर हुँ, और हुँ। जो मैंने गाना लिया था वो शकीरा का सॉन्ग था, शकीरा का बेली डांस म्यूज़िक और एक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी था उसके अंदर। तो हुँ, हुँ। मैंने शुरू किया अपना डांस, तो 3 जजेस थे, उसमें हुँ, से हुँ। एक जज ने अपना खुद का बज़र दबा दिया और उसने फिर दूसरे जज का भी बज़र दबा दिया और तीसरे ओह! जज ने खुद ही दबा दिया और हुँ, तीनों मुझे कुछ-कुछ कहने लगे। एक जज हुँ, ने हुँ। बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम? लड़की बन के क्यों डांस कर रहे हो तुम तो मेरे सपने में आओगे और मैं चिल्ला के उठ उठ पड़ूँगी, ऐसे बोला हुँ, हुँ। मुझे एक जज ने। दूसरे जज ने ये बोला कि मुझे तो लगा था ऐसे फूल खिलेंगे, लेकिन आपके तो तन बदन से फूल खिल रहे हैं। लाइक वो मुझे कमेंट कर रहे थे इस तरीके से। हुँ, मुझे हुँ, बहुत हुँ। ह्यूमिलिएट किया, लेकिन ये चीज़ यहीं पे खत्म नहीं हुई। जब ये टीवी पे आया तो और ज़्यादा ह्यूमिलिएशन था क्योंकि उन्होंने मेरा म्यूज़िक ही बदल दिया। जो हुँ, मैंने हुँ। खुद का जो म्यूज़िक लिया था शकीरा का वो म्यूज़िक था ही नहीं। उन लोगों ने ओके। एडिट करके उसमें प्ले कर रखा था लैला मैं लैला ऐसी मैं लैला। हुँ, तो उन हुँ, हुँ। लोगों ने मुझे जो मैंने किया था वैसे ना प्रेज़ेंट करके, वो एक वल्गर तरीके से प्रेज़ेंट किया और सब लोगों को यही लगा कि मैंने वैसा ही किया है। सब लोग हुँ, हुँ। मुझे यही कहते रहे कि ये क्या करके आया, ये क्या किया, ये क्या किया? लोगों ने मुझे बहुत चिढ़ाया, जो भी लोग मुझे जानते थे, मेरे कॉलेज के लोग, स्कूल के अड़ोसी-पड़ोसी, मेरे फैमिली के लोग, बहुत कुछ कहा लोगों ने मुझे और मैं बता-बता के थक गया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था।
किसी ने मुझ पे विश्वास नहीं किया कि मैं कि एक इतना बड़ा रियलिटी शो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन तो ऐसा होता है। कैसे बाहर कैसे आए? मतलब जिस तरह से आप कह रहे हो कि कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, दोस्तों ने भी इस तरह से कहा, तो खुद को इससे बाहर निकालने के लिए फिर क्या किया आपने? पहले तो मैंने कुछ किया ही नहीं, 3 महीने ऐसे ही बीत गए, चौथा हुँ, महीना शुरू हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। उस हुँ, टाइम पे मैं एनआईटी में था, मैं अपना मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पे एक ऑडिशन हो रहे थे, फैशन शो के ऑडिशन। तो मुझे लगा चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ कि बहुत दिन हो गए मैंने कुछ किया नहीं है। ऐसी सोच के चलो मैं ऐसे ऑडिशन दे लेता हूँ, हो सकता है मुझे ले लो और मैं फैशन शो में वर्क कर लूँ। हुँ, तो हुँ। मैंने फैशन शो में ऑडिशन दिया, फिर बाद में उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया मुझे और फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि आपने इतना अच्छा किए कि आप शो स्टॉपर हो शो के। और मुझे लगा ओह माय गॉड! मैं बहुत ही खुश था। उसके बाद क्योंकि अचानक से इतना कुछ होने के बाद एक एनआईटी जैसी जगह पे मुझे शो स्टॉपर बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद से ये चीज़ें फिर से शुरू हो गई और मैंने ये सोचा कि मुझे अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाना है, बहुत ही अच्छा बनाना है, कि मुझे अपने आप को इस लायक बनाना है कि जो उस रियलिटी शो में हुआ था, वो बात मैं लोगों के सामने बता सकूँ किसी इंटरव्यू में और आज वो हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। जी, तो मैं उस हितेन टाइम मतलब से आज तक बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हर एक मेहनत लुक के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। मैंने डांस सीखा भी है, ट्रेनिंग भी ली है मैंने उसके बाद। और मुझे लगता है कि उस टाइम से अब तक मैं अगर अपने आप को देखूँ, तो मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है और शायद वो चीज़ ज़रूरी थी कहीं न कहीं। इफ़ेक्ट बहुत नेगेटिव था उसका, लेकिन जो अभी जो हो रहा है, वो बहुत पॉज़िटिव हो रहा है। बिल्कुल हितेन और बबीता जी हैं, वो लिख रही हैं कि आपकी स्ट्रगल का ही परिणाम है कि आज आपको दुनिया प्रणाम करती है। देखिए और धनंजय के लिए भी जैसे लिख रहे थे वैसे ही सब आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। भावना जी लिख रही हैं कि आप लोगों की हिम्मत को हम सलाम करते हैं और आप सबके साथ हैं हम लोग। आप दोनों बेहद ही प्रेरणादायक हैं, शिवाली जी लिख रही हैं। शिवाली जी ये भी जानना चाहती हैं, धनंजय वो चाहती हैं कि आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हो हमारी सोसाइटी को? जिस तरह से इतने प्रयास कर रहे हो फीस के लिए आप कर रहे थे, आपने टॉयलेट्स के लिए किया और क्या चैलेंजेस अभी आपको लग रहे हैं? चैलेंजेस हैं बचपन से पैदा होते ही मरते दम तक। तो फिर भी इंडिया में एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ इंडिया में हमारे पूरी दुनिया में दो तरह के कल्चर है। वेस्टर्न लोग हैं वहाँ सिन बेस्ड कल्चर है और इंडिया में शेम बेस्ड कल्चर है। शेम मतलब शर्म वाला, करो सब कुछ बट चार लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है हुँ, ना। हुँ। और अब्रॉड में वेस्टर्न कंट्रीज में ये पाप ही माना जाता है। वहां पर ये सब चीजें, वहां ट्रांसजेंडर के कोई राइट्स नहीं। आई वाज इन ग्रीस, वहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ट्रांसजेंडर को एक्सेप्टेंस वेस्टर्न में नहीं है, बहुत कम है। एलजीबी को तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंडिया में उसका उल्टा है। इंडिया में एलजीबी को एक्सेप्टेंस नहीं है, ट्रांसजेंडर को कहीं ना कहीं, चाहे वो दरवाजे से बाहर ही है लेकिन एक्सेप्टेंस है। चाहे तुलसी में वो कहते हैं ना, तुलसी तेरे आंगन की, वो चाहे बाहर ही खिल रही है लेकिन उसको लोग पाँव छूने। घर में जब रहता है घर का जोगी जोगता, बाहर का जोगी से जब तक घर में रहता है ट्रांसजेंडर, उसको कोई नहीं पूछता। जैसे ही उसको घर से निकाल दिया तो फिर तो लोग उसको ढूंढने लग जाते हैं। बुधवार आता है तो लोग ढूंढने लग जाते हैं कि बुध की छाया पड़ेगी हमें, इनके पाँव छूने, इनको हरा कपड़ा देना है, और तब तब हमें ढूंढने लग जाते हैं लोग। लेकिन जब हम घरों में रहते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता है। और यह मैं यही कहना चाहूंगी कि एक्सेप्टेंस जो है वो सबसे बड़ी चीज है। मैंने पहले भी कहा है कि जो मेरा मैसेज है, वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। हम कोई डिसेबल नहीं है, हम लोग कोई इस तरह के कोई डिफरेंटली एबल भी नहीं है। हमारे तो दो हाथ है, दो पैर हैं, आंखें हैं, सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया की हम आर्टिस्ट हैं। आप जैसे बोल रहे थे कि क्वेर, जो आप क्वेर हिस्ट्री पढ़ोगे तो दुनिया को तो रंगीन करने वाले तो हम ही लोग थे, नहीं तो दुनिया तो ब्लैक एंड व्हाइट में जी रही थी। दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन सतरंगी किसने बनाया है? वो हम लोगों ने बनाया है। हम नूरजहां जो मुगल बादशाह थे, उनकी जो उनके हरम थे उनको सजाते थे। हमारे हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह भी स्ट्रेट नहीं था, ही वॉज ही वॉज होमोसेक्सुअल। बाबर जो था, ही वॉज होमोसेक्सुअल। तो उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी और बाबरनामा में उन्होंने खुल के लिखा है कि मुझे तो बाबरी से प्यार है,
मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के बारे में लिखा कि मलिक काफूर के बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ। उन्होंने खुल के इसका इजहार किया है। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इन चीजों की एक्सेप्टेंस रही है, तभी तो भगवान, और आज 24 के 24 अवतारों में देखें, चाहे वो अंश अवतार है भगवान विष्णु के, चाहे वो पूर्ण अवतार हो, चाहे किसी भी तरह के, वो अर्ध रूप में है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में है। चाहे वो मत्स्य अवतार हो, चाहे वराह अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, किसी भी अवतार में वो भगवान ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को मोहिनी रूप क्यों लेना पड़ा, अर्जुन को बिरहनल्ला क्यों बनना पड़ा, शिखंडी क्यों आया, तो ये सब चीजें आप करेक्टर इनको महाभारत में पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं हमारी छाया तो बिना हमारे जो बिना तो कहीं किसी को मतलब हम लोग कह सकते कंप्लीट नहीं है समाज। जब हमें बीच में से निकाल दिया गया तो महिलाओं का फिर अत्याचार भी शुरू हुआ, क्योंकि पुरुष के सामने खड़े होने वाले हम ही लोग थे। हम मर्द होकर भी साड़ी पहन के पुरुष सत्ता को ललकारते थे कि देखो हम मर्द होकर भी औरत बन गए हैं, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है, प्रकृति स्त्री है। इसलिए वृंदावन में सब लोग स्त्री भाव में जाते हैं, सखी भाव में जाते हैं, वहां कोई पुरुष नहीं जाता है। वहां पर वल्लभाचार्य श्रृंगार करते थे, और मीरा जब चित्तौड़गढ़ से वृंदावन आई तो उन्होंने कहा मुझे आपसे मिलना है। उनके शिष्यों ने उनको जवाब भिजवाया, और उन्होंने अपने शिष्यों को जवाब दिया कि उनको बोल दीजिए कि मैं महिलाओं से नहीं मिलता हूं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। और मीरा ने कहा अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया, यहाँ तो सब औरतें ही हैं। तो सभी लोग तब वल्लभाचार्य जी भागे बाहर आए कि मैं भी तो औरत ही हूँ। और ऐसे ही अब हम, हमारे अंदर आत्मा है, हम किस शरीर की बात करें, हम हमारे अंदर आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, मैं भी वही हूँ, आप भी वही हूँ। हम अपनी आत्मा को स्त्री भाव में संबोधित करते हैं, मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है, चाहे वो मूंछों वाला आदमी हो चाहे कोई भी हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया को बस यही मैसेज है, वो चाहे हिजड़ा को, मैं आपको मैम एक और बात बता दूं उससे खत्म करने से पहले, हिजड़ा कोई इंसान नहीं, हिजड़ा एक कल्चर है। हिजड़ा हिजर से बना है, हिजर का मतलब होता है सेपरेट होना, सेपरेशन, अबेंडन, बिछोड़ा, ठीक है ना। ये अरबी शब्द है, भारत में आया तो ये हम लोगों के साथ जुड़ गया और हम हिजड़ा हो गए। जब हमें घर से निकाल दिया जाता तो 1857 के बाद ये हिजड़ा कल्चर डेवलप हुआ, और 1971 में ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट बन गया, क्योंकि 1971 में एक एंटी ट्राइबल लॉ बना और किन्नरों को अपराधी घोषित कर दिया गया था। तब हमारा ये कल्चर डेवलप होता गया, आज हिजड़ा कल्चर है। किन्नर जो है वो की से बना है, की मतलब क्वेश्चन मार्क, और नर, ये कैसा आदमी है, ये किस तरह का आदमी है, मतलब इस तरह अजीब आदमी, डिफरेंट आदमी। और खुसरा जो है वो ख्वाजा सरा से बना है, ख्वाजा सरा मतलब ख और सरा को शॉर्ट कर दे तो खुसरा हो जाता है। पंजाब जो लैंदा पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में इसको ख्वाजा सरा बोला जाता है, और हमारे इधर पंजाब में इसको खुसरा या खोजा बोला जाता है। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे ही बनाए हुए हैं, हम लोग इसके बारे में जानते नहीं ज्यादा, इसलिए हम इसको डेरोगेटरी भी यूज करते हैं, हिजड़ा, छक्का, खुसरा, ये सब किन्नर, लेकिन है तो इंसानी सब लोग। हमें तो आप लोगों को हम भगवान कृष्ण को उपदेश देने के लिए भागवत गीता में लिखना पड़ा। वेद में एक मंत्र आता है, ऋग्वेद में, विकृति एवं प्रकृति, व्हाट सीम्स अननेचुरल इज आल्सो नेचुरल। जो हमें अप्रकृति दिखाई देता है वो भी प्रकृति को टेढ़ा ही फल देता है, सीधा कभी फल नहीं देता। अगर हम टेढ़े हैं तो टेढ़े आपको छाया भी देंगे, हम महिलाओं के अत्याचार होने के साथ साथ उनको बचाएंगे भी। बहुत सारी महिलाओं को हम लोग उनका शरण भी देते हैं। बहुत सारे हिजड़ों के डेरे में तो बहुत सारी महिलाएं जो सताई हुई हैं वो वहां पर रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जब तक हम लोग बीच में रहेंगे मर्दों के और औरत के बीच में, तब तक ये अत्याचार खत्म मतलब नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हमें निकाल दिया, अंग्रेजों ने तो हमें निकाल ही दिया था ऑलमोस्ट, तो इसलिए सारी जो चीजें बलात्कार का, ये सब अत्याचार जो होने लगे, आई एम नॉट अ वुमेन, आई एम अ सुपर वुमेन, बिकॉज मेरे अंदर दोनों गुण हैं, मेरे अंदर पुरुष के गुण भी हैं और औरत के गुण भी हैं। धनंजय, आपकी बातें सुन के हमारे व्यूअर्स बहुत भावुक हो रहे हैं। बबीता जी लिख रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक प्यारा सा दिल है जो बहुत खूबसूरत है।
और बबीता मलिक जी लिख रही हैं कि आपकी बातें सुनकर मैं भावुक हो गई हूँ। हम सभी सिर्फ घर में रहते हैं, सब कुछ अच्छा-अच्छा ही देखते हैं हम, पर आप सभी ने खुद के जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए इतना संघर्ष किया है, ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सराहनीय सेशन है आज का। तो व्यूअर्स भी भावुक हो रहे हैं और अपने कमेंट्स लिख रहे हैं सब, और आप सबसे हमें अच्छी जानकारी भी मिल रही है। हितेन ने भी अपने पलों को शेयर किया, अपने चैलेंजेस को शेयर किया है। डॉक्टर श्वेता, आपसे जानना चाहती हूँ कि सोसाइटी में किस तरह से ये बदलाव आएगा, समाज में किस तरह से ये समानता आएगी, कहाँ से वो अपना कितना दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, जो आपसे बात कर रहे थे, बदलाव करें, तो कहाँ से इसकी शुरुआत है? बदलाव की अगर बात, जैसे बिल्कुल सही कहा, एजुकेशन इज द की फॉर एवरीथिंग। शिक्षा सबके लिए जरूरी है। तो जब शिक्षा की बात होती है, हम जब छोटे बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं बॉडी के बारे में, फर्स्ट लेसन यही होता है कि उन्हें बताया जाता है कि डिफरेंस करना सिखाया जाता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, आप बॉय हो, आप गर्ल हो, आपके ये सेक्सुअल ऑर्गन्स है। वहां से शुरुआत, अगर बेसिक एजुकेशन के साथ शुरुआत की जाए कि हाँ ये ट्रांसजेंडर्स हैं, ये एलजीबीटी हैं, उस बेसिक एजुकेशन से अगर शुरुआत की जाएगी तो बच्चा ये समझना शुरू करेगा कि हाँ मेरी सोसाइटी का, या जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जहाँ हमारी एग्जिस्टेंस के साथ में ये भी एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के साथ ही आगे बढ़ते हुए, जैसे कि अब सभी स्कूलों में काउंसलर्स कंपलसरी हो चुके हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो। तो काउंसलर के साथ में भी, जैसे जब भी बुली के केसेस होते थे या अब्यूज के केसेस होते थे, शुरू में इनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता था, इस बारे में बात ही नहीं की जाती थी। कई काउंसलर्स भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे कि, और यूजुअली केस रेफर कर दिया जाता था कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो साइकोलॉजिकली भी हम लोगों के, जैसे हमारी ट्रेनिंग में भी इंक्लूड होना शुरू हो चुका है, पहले भी होता था लेकिन अब खुल के, अब हम डिस्फोरिया से ज्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव थेरेपीज क्या है, किस तरीके से सभी इन थेरेपीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए कि इक्वालिटी दी जा सके। और हमारे सभी साइकोलॉजिस्ट, सारे लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसके लिए ट्रेंड हो, जिससे उनको केस रेफर करने की जरूरत ना पड़े, वो खुल के बात कर सके, वो खुल के थेरेपी कर सके। तो काउंसलर के साथ में भी जब बच्चे, चाहे वो खुद कम्युनिटी के बच्चे जा रहे हो या एक लड़का या लड़की जाके कंप्लेन कर रहा हो कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, कि वो वहां पे मेरे साथ बैठता है, या कई बार बहुत छोटे छोटे इश्यूज आते हैं स्कूल्स में कि वो डेस्क पे बिठाना साथ में पसंद नहीं करते, उनके साथ में खाना खाना पसंद नहीं करते, ग्रुप गेम्स जब होते हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि नहीं मैं इसके साथ में टीम नहीं बनाऊंगा। ये जो छोटे छोटे इश्यूज है, अगर आप छोटे बच्चों के साथ में एजुकेशन के साथ में शुरू करेंगे कि सभी इक्वालिटी पे हैं, और उस तरीके की ग्रुप एक्टिविटीज को आप बढ़ावा देंगे, तो बच्चों के मन में ये जो थॉट पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से आता है, वो बीज ही नहीं आएगा उनके लिए। वो सारी दुनिया, उनका सबसे पहले जो दृष्टिकोण बनना शुरू हो रहा है, आपने वो दृष्टिकोण ही उनको समानता का दिया है, तो आगे जाके उसमें कोई भी डाउट आना या उसके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट आना, उसके चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम ऑफिसेस की बात करें, क्योंकि स्कूल कॉलेज तब भी काफी प्रोग्रेसिव है, अगर मैं पर्सनली देखूं, प्रोफेशनली देखूं, तो स्कूल कॉलेज ने टाइम के साथ में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, स्कूल कॉलेज ने बहुत जल्दी अडॉप्ट किया है और सपोर्ट भी किया है। लेकिन जब बात आती है वर्क प्लेस की, वहां पे चैलेंजेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं। यूजुअली, जैसे ठीक है हितेन अभी फैशन डिजाइनिंग में है, वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे क्रिएटिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए वो कोई चैलेंज नहीं आए, फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट की बात की जाए या किसी और उसकी बात की जाए, डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, या कोई भी और भी पेशा हो, वहां पे अभी भी इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। तो वर्क प्लेस पे वो एक आई एम सॉरी, वर्क प्लेस पे इक्वालिटी लेके आना उनके लिए, जैसे आप वुमेन सेल बनाते हैं, आप सेक्सुअल अब्यूज के लिए सेल बनाते हैं, आपको एक स्पेशल सेक्शन, आप चाहे वो फेस्टिव टाइम पे ग्रुप एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहां पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ये होना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। सेकंड, मेंटल हेल्थ, क्योंकि इश्यूज बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी कम है, पेरेंट्स को बता नहीं सकते, या पेरेंट्स को बता भी देते हैं तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो मेंटल हेल्थ नीड जो कि सबकी बहुत ज्यादा हो रही है, बट उनको वो सहायता नहीं मिल पा रही है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में बोलना, अगर उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो वो, जब आप बोलते हैं ना कि जब आप ग्रुप में इकट्ठे खड़े होते हैं, तो लोगों के लिए वो एक बात बोलेंगे, दो बात बोलेंगे, लेकिन 10 बात के आगे वो आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके पास में आप आंखों से आंखें मिला के खड़ा हो सकते हो। वो तब हो सकता है जब आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग हो। उसके लिए आपको सपोर्टिव काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मानसिक स्वास्थ्य फ्री में
निःशुल्क तौर पे अगर उपलब्ध कराया जाए, चाहे वो ऑफिसेज हो, चाहे ऑफिस कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो या कम्युनिटी सेंटर्स हो, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है या हमारे बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे एक अलग से सेक्शन बनाया जाए, तो वो इक्वालिटी सिर्फ बातों में ना दिखाई दे, हमारे एक्शन में दिखाई देना बहुत जरूरी है। और समाज के तौर पे हमें आगे आना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री की बात हो रही थी, तो मुझे अभी भी याद है अच्छे से, मैंने खुद ने एक इंसिडेंट पर्सनली देखा था कि अगर कोई बच्चा जिसका आप जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, या फिर जब दाई ये देखती है कि नहीं नहीं ये बच्चा नहीं रह सकता है, तो हिजड़ा कम्युनिटी आती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनका राइट, उनका कहना बिल्कुल सही कि हम हमारा बच्चा आपके पास नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप लोग उसके साथ मिसबिहेव करोगे या कल को वो अपनी जान दे सकता है, या हम उसके साथ ये सारी यातनाएं नहीं देखना चाहते हैं। वो उस बच्चे को साथ में ले जाते थे। तो पहले के दौर में ये छुपा के रखाया जाता था कि अगर मेरा बच्चा अगर हिजड़ा है या किन्नर है तो ये बात बताई नहीं जाएगी, अगर बताया जाएगा तो लेके चला जाया करेगा। अब धीरे धीरे वो चीज होने लग गई है कि पेरेंट्स आगे आके बढ़ के बोलने लग गए हैं, जहाँ पे बड़े बूढ़े उनको मना भी करते हैं कि नहीं ये कल को खानदान का नाम खराब करेगा, या उनको फिर डिसोन कर दिया जाता है। ऐसी भी फैमिलीज बहुत है जिनको डिसोन किया गया, जिन्होंने अपने बच्चों को एक्सेप्ट किया है। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हमें हर वर्ग को जागरूक करना जरूरी है, उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। और जैसे धनंजय ने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि हमारे, अगर हम पुराणों की बात करें, वेद की बात करें, धर्म की बात करें, आपको हर जगह पे एग्जिस्टेंस मिलेगा। आप खजुराहो के मंदिर जाएंगे, आपको वहां मिलेगा। आपको हर पुराण में कहीं ना कहीं पे इनका उल्लेख मिलता है। तो जब आप बूढ़ों की बात करें, क्योंकि एक चैलेंज आता है कि ठीक है हम मान जाएंगे, हम बड़े बूढ़ों को कैसे समझाएं, तो आप बड़े बूढ़ों को उन्हीं की भाषा में समझाइए। जैसे हम थेरेपी में काम करते हैं कि हमें क्लाइंट के साथ जब काम करना, हम कहीं ना कहीं उसके खुद के रंग में जाके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको बड़े बूढ़ों को उन्हीं की भाषा में समझाना है कि जिन वेद पुराणों को आप सुबह शाम पढ़ रहे हैं, आप इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, एक बार इस वाले कॉलम पे भी तो ध्यान दीजिए कि वहां पे क्या बताया गया है। तो उसके बाद में वो एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक लेकर हर वर्ग को आपको जागरूक बनाना है। और बातों से ज्यादा एक्शंस पे अगर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पे हम प्रयास नहीं कर सकते। और छोटे छोटे प्रयास ही, हर वर्ग अगर साथ में आएगा, सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये हमारी भी लड़ाई होनी चाहिए। अगर हम सपोर्टर्स भी हैं तो ये हमारी भी लड़ाई होनी चाहिए कि अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हाँ, मुझे एक अपना हिस्सा, एक पूरा अपनी सेवाओं का एक हिस्सा मुझे पूरी तरीके से इनको डिवोट करना है। मैं किसी वर्क प्लेस पे काम कर रही हूँ, मुझे उनके लिए स्पेशल वो चीजें देना है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं स्पेशल राइट दे रही हूँ, बट मुझे इक्वालिटी पे लाने के लिए कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो अगर ये हम सब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करेंगे, तो चेंजेस आना अभी आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा जल्दी से। और इनके जितने प्रयास हैं, जितने भी, ऑब्वियसली इनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तो वो स्ट्रगल का टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं, उनके प्रयासों को हम पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हर कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना शुरू करे, तो आई थिंक ज्यादा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और धनंजय ने भी बिल्कुल सही कहा था, हितेन भी बिल्कुल अपने जो उन्होंने चैलेंजेस शेयर किए हैं। और समय सीमा रहती है, डॉक्टर श्वेता, हितेन और धनंजय, आप लोगों से मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली है, हम लोगों ने काफी अच्छी चर्चा भी की है, व्यूअर्स ने भी हमारा सपोर्ट किया है। एनी शर्मा भी लिख रही हैं, बहुत सुंदर संदेश। हमें लगता है इस विषय पर अभी यही समाप्त नहीं होना चाहिए, बदलाव लाना है तो हमें सबको एक साथ होना होगा, और सबको एक साथ होना होगा, और एक दूसरे का साथ भी देना होगा। तो आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ समय देने के लिए, हमारे साथ देने के लिए। और जाते-जाते मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को समानता देने के लिए देनी है हमें, क्योंकि हम सब इंसान हैं और मानवीय अधिकार हम सभी के समान हैं। इसलिए यदि आपके आस-पास आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, तो आप उसे समझें, उससे दबी जुबान में बात ना करें। आशा करती हूँ कि इस टॉक शो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जो कि आपका दृष्टिकोण जो है बढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो आज के लाइव को मैं यहीं रोकती हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा एक करती हूँ। लाइन ऐड करना चाहूंगी, अगर आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर श्वेता, प्लीज। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑब्वियसली आप सबने लाइव शो को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जल्द से जल्द, चाहे 1 साल के अंदर, चाहे 2 साल के अंदर, हम एक लाइव शो करें जहां पे हमें कम्युनिटी को अलग से डिफाइन ना करना पड़े। आई थिंक उस दिन हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे कि हम सभी एक मंच पे एक समानता के साथ आ सके।
अलग अलग कम्युनिटी हमको डिफाइन करने की कभी जरूरत ना पड़े। बस बिल्कुल। इतनी ही उम्मीद है आप सबसे। बिल्कुल, बहुत सही कहा डॉक्टर श्वेता ने और धनंजय बहुत-बहुत शुक्रिया। हितेन बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।